प्रदेश के सभी मजदूरों, कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग के मजदूरों, संविदा कर्मियों को नमस्कार। मैंने 20 मई के आंदोलन के हड़ताल के संबंध में पिछले वीडियो में आपको विस्तार के साथ जानकारी दी कि किस तरीके से सरकार श्रम संहिताओं को लाकर हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रही। अब ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन के अंदर जैसा मैंने पिछली जानकारी दी थी कि अच्छी बहुत खुशी की बात है कि संपदा पैदा करने वाले दोनों वर्ग, आप सब बहुत जानते हैं कि संपदा पैदा करने वाले दो ही वर्ग हैं देश के अंदर। एक है मजदूर जो कारखानों में, दफ्तरों के अंदर संपदा पैदा करता है, और दूसरा है किसान। और ये संपदा पैदा करने वाले वर्गों को सरकार उनको पीड़ित कर रही है, उनके अधिकारों को छीन रही है। और जो संपदा लूटने वाले जो वर्ग हैं, चाहे वो कॉरपोरेट हों, चाहे वो ज़मींदार हों या चाहे व्यापारी हों, उनका सरकार संरक्षण कर रही है। अब ऐसी परिस्थिति में जो संघर्ष है, ये हमारा बुनियादी संघर्ष है। और इस बुनियादी संघर्ष के लिए आपके बीच में उन मांगों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मांगें राष्ट्रीय स्तर से हमने तय की और प्रदेश की जो प्रमुख मांग है उसको आंदोलन में शामिल किया है। हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि ये जो 4 काली श्रम संहिताएं, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है कि कितनी खतरनाक काली श्रम संहिताएँ हैं, जिनमें सारे श्रम कानूनों को, बुनियादी श्रम कानूनों को समाप्त करके हमें गुलाम बना दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये कि चारों काली श्रम संहिताओं को वापस लिया जाएगा। और दूसरा हमारी मांग है, आज की तारीख में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर, संविदा कर्मी जो भी है, जो न्यूनतम वेतन के दायरे में आते हैं, तो एक तो शेड्यूल इंडस्ट्री की अनिवार्यता समाप्त कर जितने भी श्रमिक हैं वो सबको 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन अभी केंद्र सरकार घोषित करे और पूरे देश में इसको लागू करे। 26,000 रुपये किसी भी रूप में आकस्मिक काम, आउटसोर्सिंग, निःश्रमी के रोजगार, अप्रेंटिस, विभिन्न योजनाओं में बहाना जो काम लिया जा रहा है, लेकिन वो अगर परमानेंट काम है तो उसको परमानेंट पद बनाया जाए, एक। और दूसरा, जो काम एक ठेका मजदूर कर रहा है और वही काम एक परमानेंट मजदूर कर रहा है, तो इस समान काम का समान वेतन का भुगतान किया जाए। और ये खास तौर से सरकारी विभागों में जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो एक नियमित कर्मचारी का काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब नियमित कर्मचारी के वेतन में और आउटसोर्सिंग को मिलने वाले कर्मचारी का जो न्यूनतम वेतन है, उसमें 4 गुना 5 गुना का फासला है। तो इसलिए दूसरी मांग हमारी ये है कि जितना भी आउटसोर्सिंग, फिक्स टर्म के दूसरे तमाम सारे काम जो काम करने वाले लोग हैं और जो परमानेंट नेचर का काम है, उनको सबको परमानेंट किया जाए और सभी को समान काम समान वेतन के तहत जो सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, जो परमानेंट मजदूर को तनख्वाह मिलती है, उस तरीके की तनख्वाह दी जाए। अब तीसरी मांग जो है हमारी कि जितने भी हमारे आकस्मिक काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के कामों में, कृषि क्षेत्रों में जो भी काम कर रहे हैं, उन सभी श्रमिक कानूनों को लिए असंगठित क्षेत्र में हो, श्रमिक के रूप में काम कर रहा हूँ, कर्मचारी के लिए तो कम से कम पेंशन होनी चाहिए। और किसी भी श्रेणी के लोगों के 9,000 रुपये प्रति माह से कम सामाजिक पेंशन नहीं होनी चाहिए। दो, सरकारी कर्मचारी और कारखाने जो दूसरे लोग हैं, पुरानी पेंशन योजना थी और वो पुरानी पेंशन योजना का फार्मूला था कि आखिरी में जिस दिन वो तनख्वाह लेता है उसका 50% पेंशन मिल जाती थी, उससे बुढ़ापे में उनका जीवन चलता। अब केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को ख़त्म कर दिया, नई पेंशन योजना लाए। अब दूसरी पेंशन के नाम अलग अलग नाम ला रहे हैं, लेकिन उनका जो मिलने वाली पेंशन है वो, अब जैसे कारखाने के मजदूरों को जो पेंशन मिलती है वो तो किसी को 1,000, किसी को 800, किसी को 500, किसी को 2,000 जो पेंशन मिलती है। अभी की पेंशन है ये। अगर किसी चौराहे पे खड़े होके वो पूरे महीने नहीं 8 दिन बैठ जाए डब्बा लेके, तो मुझे लगता है 5,000 रुपये मिल जाएगा बेका पे। तो भिखारियों की जो स्थिति है, बुरी स्थिति बना दी है। तो हम लोग ये है कि जो पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए और इसी तरीके के फार्मूले से हमारे जो कारखाने में काम करने वाले उनको भी पेंशन दी जाए। ये जो श्रेणी में काम करने वाले जो लोग हैं, पुरानी बोनस, भविष्य निधि भुगतान के आधार पर सभी अधिकतम सीमाएं हटाई जाएं। ये क्यों मांग कर रहे हैं? आज कोई कारखाने का मालिक है, उसके मुनाफे पर तो कोई सीमा नहीं है, तो हमारे बोनस पर सीमा क्यों है? तो हमारी ग्रेच्युटी पर सीमा क्यों है? भाई हम भी उसी कारखाने में काम कर रहे हैं, उसी कारखाने से मुनाफा कमा रहा है वो आदमी, तो मुनाफा कमा रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और बोनस पर और ग्रेच्युटी की सीमाएं, तो सारी सीमाएं हटाई जाएं
और जो जिस तरीके से सीमाएं लगाई गई हैं हमें कम पेंशन और कम भुगतान वेतन बोनस देने के लिए, कोई भी कारखाने के अंदर अगर मान लीजिए हम यूनियन बनाते हैं तो जिस दिन आवेदन हो उसके 45 दिन के अंदर यूनियन के पंजीकरण की अनिवार्यता करो। ILO का ये कन्वेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की का है, पर भारत सरकार लागू नहीं कर रही। आज तो पंजीयन करना उनकी मनमर्जी है, ना करें, करें कब करें, 2 साल पेंडिंग रहे, और अब तो कानून बदल रहे हैं तो पंजीकरण तो होनी नहीं है। तो हमारे ये मांग है इस पूरे आंदोलन की कि आवेदन प्रस्तुत हो उसके 45 दिन के अंदर ट्रेड यूनियन का पंजीकरण अनिवार्यता करें, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो श्रम सम्मेलन संगठन है उसकी जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के अनुकूल उसको करें। मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण कायम करें, और खाद्यान्नों, कृषि इनपुट, मशीनरी, आवश्यक वस्तुओं, दवाइयों, इसे GST हटाएं। अब मुझे बताइए कि दवाई पे GST, दूध पे GST, आटे पे GST, अरे भाई किताबों पर GST, कॉपी पे GST, मतलब हर चीज पे GST, और GST से जो आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट्स के हवाले करेंगे। तो इसलिए हमारी मांग है कि ये जो मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करें और इन चीज़ों से GST हटाएं, और पेट्रोलियम उत्पादों मतलब डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पर्याप्त कमी करो, वरना ये बढ़ाते जा रहे हैं। और खाद्यान्न सुरक्षा की गारंटी दो, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सार्वभौमिक बनाओ, मतलब हर व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक ही राशन कार्ड बनाओ, गरीबी के रेखा के नीचे, ऊपर, अति गरीब, ये करके वो लोगों को बहुत बड़े सबका एक राशन कार्ड बनाओ, और सार्वभौमिक बना के सबको इस सस्ते दर पर उपलब्ध कराओ। सार्वजनिक क्षेत्रों का जैसे बैंक है, बीमा है, BHEL है, कोयला, इनका निजीकरण कर रहे हैं आप, और निजीकरण करके क्या कर रहे हैं, अच्छे खासे उद्योगों को निजी पूंजीपतियों के हवाले बिना पैसा लिए कमाने के लिए, तो इसको है ना पूरी तरीके से इसको समाप्त किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण की प्रक्रिया जो है समाप्त की जाए, और इसके साथ साथ में हमारे देश के अंदर जितने भी खनिज हैं उन खनिजों पर राष्ट्रीय संपदा है, इसको निजी क्षेत्र में देना बंद करें। सरकार खनिज का उत्खनन करे और देश के विकास के लिए काम करे और पर्याप्त रोजगार दे। सभी कृषि उत्पादों का, आपको मालूम है कि आज वो शहरों के अंदर बेरोजगारी है, इसका कारण क्या है? उसका कारण है कि गांव के अंदर जो कृषि है वो घाटे का सौदा है। अगर गांव के अंदर किसी को मुनाफे का सौदा बना दिया जाए तो शहरों के अंदर जो भीषण बेरोजगारी है उसकी समस्या का भी निदान हो जाएगा, और जो शहर में जो मजदूर होंगे वो अपना मजदूरी बढ़वाने में सफल होंगे। तो हमारी मांग क्या है कि जो एक फार्मूला है, उस फार्मूला के तहत जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने बनाया कि उसमें मतलब C2+50, C2+50 मतलब एक अभी तो लागत लगते हैं, और ज़मीन की जो किराया है उसको जोड़ो, प्लस उसके ऊपर जो भी है 50% जोड़ो, तो ये लाभकारी मूल्य होगा। अब ये जो लाभकारी मूल्य है, इस लाभकारी मूल्य के सरकार है ना इसके अंदर घपले कर रही है। वो सिर्फ उत्पाद जो इनपुट लगाते हैं उसकी कीमत लगा देती है और 50%। अरे वो ज़मीन उसकी जो है उसका क्या है? तो उसको अगर लगाएंगे तो फिर कृषि उत्पादों का सही मूल्य मिलेगा, और अगर सही मूल्य मिलेगा तो खेती लाभकारी हो जाएगी, और अगर लाभकारी हो जाएगी तो नौजवानों का बड़ा हिस्सा खेती के अंदर, रोजगार के अंदर लगेगा, और देश की बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी। इसी हमारी मांग है। इसके साथ साथ में बिजली संशोधन कानून 2022 ये वापस लो। आपको पता है कि आपने अगर पिछले 8 साल का अपने घर का आप बिजली का बिल उठा के देखिए, क्या हालत हो रही है। बिजली का बिल अदा करना मुश्किल है, और अब सरकार इसी संशोधन के बाद अब क्या ला रही है, स्मार्ट मीटर। और स्मार्ट मीटर में क्या होगा, 12 रुपये से 15 रुपये यूनिट बिजली। और जैसे मोबाइल में आप रिचार्ज करा लेते हैं, और जैसे ही रिचार्ज आपका जो खत्म हुआ मोबाइल बंद हो जाता है। और ये 5 साल के स्मार्ट मीटर की उम्र है। एक बार स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 6 और 7 हज़ार रुपये लेंगे आपसे, 5 साल बाद फिर 6 और 7 हज़ार रुपये, और उसके अंदर 12 रुपये से 15 रुपये यूनिट बिजली। तो ये स्मार्ट, इसलिए इसको बंद करें, निजीकरण को। काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार बनाओ। भाई आज है ना, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो खरबपतियों पर संपत्ति है,
और गरीब आदमी काम का अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं। आप बेरोजगार घूमो, आप भीख मांगो, आप भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान चला रहे हैं ये, पर उसके रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रहे। अगर रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं तो अपने आप भिक्षावृत्ति समाप्त हो जाए। तो भिक्षावृत्ति के लिए जो मजबूर लोग हैं, हम भिक्षावृत्ति का समर्थन नहीं करते, हम उसको गलत मानते हैं, लेकिन उसका कारण जो है सरकार उसका हल करे। तो काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाओ, और जिसको काम नहीं मिलेगा कोर्ट में खड़ा कर देगा सरकार को, उसको आपको काम को देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में हमारी ये मांग है कि जो ग्रामीण रोजगार गारंटी है उसमें 200 दिन की गारंटी करो और 600 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी करो उसके अंदर। और इसी तरीके से जो ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है उसी तरीके का शहरी रोजगार गारंटी कानून भी बनाओ, तभी जाके इसकी स्थिति बनेगी। सभी को शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य, पानी का अधिकार दो। वन अधिकार कानून जो है उसका सख्ती से पालन करो। आज वन अधिकार कानून का पालन नहीं हो रहा है, जो अधिनियम 2023 में, अगर उसका कानून पालन हो जाए तो तमाम सारे जो आदिवासी जो गांव के थे पहले जमीन कर रहे हैं उनको सबको वन अधिकार का पट्टा मिल रहा है, वो तो कर नहीं रहे। अब आप उनको बेदखल कर रहे हैं, किसके लिए? कॉरपोरेट्स के लिए। तो उसका पूरी तरीके से पालन करो। इसके साथ साथ में कल्याण कोष के से अंशदान के साथ निर्माण मजदूरों को ESI कवरेज दो। ये जो निर्माण मजदूर है आप उसको आज की तारीख में वो मिल जाता है, अब वो तो कानून ही खत्म कर रहे हैं। अगर आप ESI का कवरेज दे दें उसको, उसके लिए अंशदान ले लो उससे, जैसे मजदूर का लेते हो। और ESI कवरेज क्यों? कोई भी इंश्योरेंस स्वास्थ्य की उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बेहतर है आपका इलाज, आपके परिवार का इलाज, सबका इलाज होता है। और उसके अंदर अगर माली दुर्घटना के शिकार हो गए आप तो उस दिन का आपको मजदूरी का भी प्रावधान हो जाता है। और इसके साथ साथ में अति धनवानों पर कर लगाओ, अति धनवानों पर कर, कॉर्पोरेट कर में वृद्धि करो, संपत्ति के उत्तराधिकार कर को पुनर्लागू करो। मतलब अति धनवानों पर कर लगाओ। आज की तारीख में जो धनवान है देश के संपदा से कमा रहे हैं और उन पर आप कम करते आ रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर रहे हैं। सुपर रिच जो हैं वो सुपर रिच, तो अगर संसाधन जुटाना है, गरीबों के लिए काम करना, तो संसाधन चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं? GST गरीब पर लगा रहे हो, पेट्रोल पर आप कर लगा रहे हो, उससे पैसे ले रहे हो, पर जो सुपर रिच है उस पर कर नहीं लगा रहे। तो हमारी आंदोलन की मांग है कि सुपर रिच जितने हैं उन पर कर लगाओ, संसाधन जुटाओ और आम आदमी के लिए इसका इस्तेमाल करो। और इसके साथ साथ में जो भारत के संविधान में जो अधिकार दिए कि हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, संगठन बनाने का जो मौलिक अधिकार है हमारे, उनकी रक्षा का गारंटी करो। और प्रदेश में 25 लाख से ज़्यादा जो तुम्हारे सारे आउटसोर्स, दैनिक वेतन होगी, कारखाने में काम करने वाले, न्यूनतम वेतन दायरे, उनका इसमें पूरे मांग पत्र ये बात है कि जो अभी तक एरियर का भुगतान नहीं किया, एरियर का भुगतान करो। नवंबर 2019 से मार्च 2024 तक के एरियर का दो। और 2024 अक्टूबर में जो देय हो गया नया पुनरीक्षण, उस पुनरीक्षण को लागू करो। तो साथियों, ये जो मांग पत्र है, इसके अलावा स्थानीय स्तर की जो मांगे उनको हम शामिल कर सकते हैं। तो ये मांग पत्र ऐसा है जो देश के बहुमत मजदूरों, किसानों, नौजवानों का मांग पत्र है। तो ये हमारा जो संघर्ष है, कुछ लोग कहेंगे हड़ताल कर रहे हैं अपने लिए, नहीं, हम मजदूर अपने हम भी समाज का हिस्सा हैं, हम भी देश का हिस्सा हैं। हमको अगर गुलाम बनाने की कोशिश होगी, अगर उसमें सफल हो गए तो कल पूरे देश को गुलाम बना देंगे जी। इसलिए हिंदुस्तान की आज़ादी की रक्षा करनी है तो हमको इसकी बेड़ियां तोड़ना पड़ेगी। तो ये मांग पत्र हम इस लड़ाई का मांग पत्र है, मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का, आम जनता का मांग पत्र है। मेरा आपसे आग्रह है इस मांग पत्र की मांगों को व्यापक रूप से लोगों के बीच प्रचारित करें और 20 मई के आंदोलन में इसी मांग पत्र के आधार पर लोगों को संगठित करें। हमें संकल्प लेना चाहिए कि 20 मई की हड़ताल को ऐतिहासिक रूप से सफल करेंगे और देश की जो सरकार कॉरपोरेट के पक्ष में मजदूर किसानों के खिलाफ जो पूरा मुहिम चलाए हुए उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।